बहुत ही प्रखर वक्ता उमंग जी श्रृंगार, उनके लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। उपस्थित सभी 3 प्रदेशों से आए माननीय विधायकगण, अधिकारीगण, आप सबका मैं मध्य प्रदेश की इस पवित्र भूमि में दोनों हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, लोकतंत्र, जनप्रतिनिधि और जनता दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है हमारा, और इसमें एक जनप्रतिनिधि की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, क्योंकि हमारे संविधान में सबसे पहले लिखा है जनता के लिए, जनता के द्वारा, और इसलिए जनता के प्रति जनप्रतिनिधि कितना जवाबदार है, इस बात के लिए हमेशा चिंतन होता है, मनन होता है। और आज मैं समझता हूं कि यह जो हमारी राष्ट्रीय संसदीय संघ जोन 6 की जो बैठक हो रही है, उस पर भी इसी पे विचार विमर्श होगा। आज जरूरी है कि एक सशक्त जनप्रतिनिधि यदि होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अब सशक्त जनप्रतिनिधि कैसे बने? आपने भी देखा होगा, यहाँ जितने भी उदाहरण, ये जितने बैठे हैं ना, हम लोग वो लोग हैं जो कभी चुनाव ही नहीं हारे, हमेशा जीतते रहे। और चुनाव जीतने रहने के कारण है उसके, मतलब कोई पाँच बार जीता है, कोई 4 बार जीता है, कोई 6 बार जीता है, मैं भी 7 बार जीता हूँ। उसका कारण है कि जब हम जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं तो हमारी विधानसभा का मैनेजमेंट हम कैसा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन 9 करोड़ है, उसमें से मात्र 320 जनप्रतिनिधि हैं 9 करोड़ में हम चुने हुए। राजस्थान की अनुमानित लगभग 8 करोड़ है। हाँ, 230 है, सॉरी 320 नहीं, 230। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था। राजस्थान हमारी लगभग 8 करोड़ है, वहाँ लगभग 200 विधायक है। और छत्तीसगढ़ की भी लगभग 3-3.25 करोड़ है, वहाँ पर भी 90 विधायक, मतलब 3.25 करोड़ में आप 90 लोग हैं। आप अपना महत्व समझिए। आप बहुत छोटे आदमी नहीं, बहुत बड़े आदमी, बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। जनता ने आपको जनप्रतिनिधि बनाया है, इसलिए उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम कैसे करें। और बहुत छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देके जाता हूं, क्योंकि मेरा भी 40 साल का संसदीय कार्य का अनुभव है। देखिए, जनप्रतिनिधि और जनता क्या चाहती है, उसकी समस्या का समाधान के लिए क्या करती है, वो आपसे मिलती है। आपका कार्यालय, आपका व्यवहार, आपका कार्यालय कैसा है, कार्यालय में काम करने वाले लोग कैसे हैं, आजकल आप आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, आपके पास डिजिटलाइजेशन है कि नहीं, प्रोफेशनल लोगों की टीम कार्यालय में है कि नहीं, प्रोफेशनल लोगों की टीम प्लस कुछ राजनीतिक समझदार कार्यकर्ताओं की टीम, एक कार्यालय में एक ऐसी संयुक्त रूप से एक टीम काम करे जो आने वाले व्यक्ति की समस्या सुने और उसका समाधान का रास्ता निकाले। क्योंकि आपके कार्यालय में वही व्यक्ति आएगा जिसकी समस्या है और उसका समाधान निकालना है। आपके कार्यालय में गुस्से को नो एंट्री। अपने ऑफिस के स्टाफ को ये ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। जो गुस्सा करेगा उसको कार्यालय में बैठने का, काम करने का अधिकार नहीं। क्योंकि जनता जिसको समस्या है वो तो गुस्से में आती। क्या है, हमने आपको वोट दिया है और हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। आपके कार्यालय में 3 दिन से फोन कर रहे हैं, आप कोई सुनता नहीं। देखिए, एक रिस्पॉन्सिव कार्यालय होना चाहिए। कार्यालय बहुत महत्वपूर्ण होता है आपकी लोकप्रियता के लिए। यदि कार्यालय में आपसे संतुष्ट होकर, उसका काम हो या नहीं हो, सबके काम नहीं होते। देखिए, राजनीति के अंदर जनता की समस्या में सबके काम कभी भी नहीं कर सकते आप, पर
उनसे उनके साथ व्यवहार अच्छा हो, उनको लगे कि हम विधायक जी के कार्यालय में गए थे और वहाँ पर हमारी बात सुनी गई, हमारी बात सुनकर और हमारी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। और इसलिए एक जनप्रतिनिधि को, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जनता की समस्याएं सुनना और सुनकर उसकी समस्या का निराकरण करना, इसका प्रयास हमें हमेशा करते रहना चाहिए और करते हुए दिखना भी चाहिए। यहाँ योग से कुछ विपक्ष के हैं, कुछ सत्ताधारी दल के विधायक हैं। मैं विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूँ जो अपने विधानसभा में विपक्ष में है कि देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे विधायकों को देखा है जो एक बार चुनाव लड़े और भूतपूर्व हो गए, उसके बाद जितनी बार भी लड़े कभी जीत नहीं पाए। ऐसे विधायकों को भी मैंने देखा है। इसलिए कि वो पहली बार जब विधायक बनते हैं ना तो कॉलर खड़ी हो जाती है, वो समझते हैं कि हम तो भगवान बन गए। जितनी ज़्यादा विनम्रता होगी उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दूसरा एक पक्ष है जनप्रतिनिधि का, विधानसभा। ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यदि आप सत्ता पक्ष में हैं तो प्रश्न, ध्यान आकर्षण लगा सकते हैं, प्राइवेट बिल ला सकते हैं, विपक्ष में हैं तो स्थगन ला सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। सिर्फ हंगामा करने के लिए नहीं तो मैं लगभग 40 साल का अनुभव हो गया मुझे विधानसभा के अंदर, और इस 40 वर्षों में मैंने देखा है कि क्या अच्छा छपता है वैसा हमको करना चाहिए। जो छपास के चक्कर में संसदीय मर्यादाओं को भूलकर विधानसभा में अगर व्यवहार करता है, वो लंबी रेस का घोड़ा कभी नहीं बन सकता। लंबी रेस के घोड़े बनने के लिए छपास का ध्यान नहीं रखना। आप जानते हैं कि आपकी प्रत्येक बोला गया शब्द नोटिंग होता है। आजकल तो ऑडियो वीडियो सिस्टम भी चालू हो गए। आपके द्वारा कहे गए हर शब्द को वो विधानसभा के अंदर एक दस्तावेज बनता है और आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ती है। जब हम पहली बार विधायक बनने के बाद हमने, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अच्छे अगर पार्लियामेंटेरियन बनना है तो लाइब्रेरी में जाइए और पुराने अच्छे उन्होंने नाम दिए कुछ लोगों के, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी का, स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा का, वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा खुद थे वो। ये लोग अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। इनके भाषण जाके सुनो, पढ़ो, इनकी बहस देखो, इनसे सीखने की बात है। और हमने घंटों हम लाइब्रेरी में बैठकर, नरेंद्र सिंह जी, शिवराज जी, हम लोग बैठ के पढ़ते थे, सीखते थे। तब जाकर कहीं हमें विधानसभा में बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसलिए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश के मंदिर में हमारी भूमिका सकारात्मक होना चाहिए, चाहे हम विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। सकारात्मक भूमिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए मित्रों, आप सब अभी अंडर 45 है, आपको बहुत दूर तक जाना है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि 45 साल की उम्र में राजनेता को जवानी आती है, बल्कि 50-60 साल की उम्र में आती है। अभी आप किशोर अवस्था में हो, मैं ऐसा मानता हूं। मैं कहता हूं कि राजनेता को जवानी 60 साल में आती है और इसलिए आप अभी किशोर अवस्था में ही हैं। और इसलिए बहुत, यहाँ राजस्थान के मित्र बैठे हैं। गुलाब चंद जी कटारिया का मैं काम देखने गया था एक बार, उदयपुर से वो जीत कर आते हैं। माननीय देवनानी जी इस बात को जानते हैं। वहाँ भीषण जल संकट हुआ करता था, अरावली पहाड़ियाँ थी, हमेशा वहाँ जल संकट रहता था। उन्होंने स्वयं ने अपनी टीम लगाकर कैसे जल संकट को समाप्त किया जाए, विधानसभा का उपयोग भी किया, अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट का उपयोग भी किया। और आज उदयपुर में 12 महीने सारी वाटर बॉडीज भरी रहती है। उसका श्रेय अगर जाता है तो एक जनप्रतिनिधि को, जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। मैं खुद देखने गया उसको, मैंने देखा, मैंने कहा कैसे काम होता है। चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, विपक्ष में भी रहे, पक्ष में भी रहे, बाकी सकारात्मक तरीके से अपने क्षेत्र की समस्या उठाकर और तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उन्होंने जाके अपना पक्ष रखा,
दोनों सरकारों ने उनकी मदद की और आज उदयपुर सबसे ज़्यादा पर्यटन का राजस्थान का लोकप्रिय स्थल है। उसका श्रेय जाता है तो एक जनप्रतिनिधि गुलाब चंद कटारिया जी को जाता है। हमें भी अपने क्षेत्र के अंदर क्या विशेषता है, हमारे क्षेत्र की क्या विशेषता है, कैसे हमारे क्षेत्र के अंदर हम विकास कर सकते हैं, क्या समस्या है, उसका निराकरण एक्सपर्ट से पूछिए, उस विभाग के अधिकारियों से पूछिए। प्राइवेट एक्सपर्ट्स बहुत है आजकल नए लड़के इतने अच्छे IIT पास आउट हैं, उनसे कंसल्ट करिए और अपने क्षेत्र की समस्या को हम कैसे निराकरण कर सकते हैं उसके लिए हमेशा प्रयासरत हमें करते रहना चाहिए। मैं अंत में 2-3 बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। एक संगठन जिसने हमें टिकट दिया है, उस संगठन की निर्देश का पालन करना, चाहे कोई सा भी संगठन हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उस संगठन की मर्यादाओं का पालन करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो आजकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है वह है सोशल मीडिया। माफ़ करना, सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसा मीडिया हो गया है जो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। नकारात्मक में कभी कभी एक दिन में रात को घर पे 1:30 बजे पहुंचा घर पे और एकदम एक सोशल मीडिया में आया कि अमेरिका के ऊपर ईरान ने मिसाइल चला दी। मैंने डिस्टेंस बहुत है, कैसे चल सकती है। मैंने पूरा सोशल मीडिया छान मारा, ट्रंप की अकड़ खत्म। मैं 3-3:30 बजे तक जगता रहा। मैंने कहा कहाँ पर, एक ने न्यूसेंस करा, मेरी 2 घंटे की नींद खराब कर दी। भाई अमेरिका के ऊपर अगर मिसाइल जाकर गिरेगी तो क्या होगा। तो सोशल मीडिया नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। हमारा सोशल मीडिया की टीम हमारी बहुत सकारात्मक होना चाहिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। हम इस बहाव में नहीं बह जाएं कि इसका कोई ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया में हर चीज़ का जवाब हो, नहीं देना, आप उसको अवॉइड कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया में आपके खिलाफ कुछ आया तो आप उसका खंडन करें, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने पॉजिटिविटी देते रहिए, जनता से संपर्क करते रहिए। डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप पॉजिटिव रहेंगे तो जनता को ध्यान में आएगा कि ये पॉजिटिव व्यक्ति है। हमेशा इसका सोशल मीडिया पॉजिटिव होता है और इसलिए सोशल मीडिया को बहुत संभाल के, बहुत इफेक्टिव कुछ प्रोफेशनल लोगों को रखकर और बड़ा जवाबदेही से उसका काम करें। मैं सभी युवाओं से एक ही बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमें अवसर मिला है, हम अपने अपने राज्य के चुनिंदा जनप्रतिनिधि हैं। ये छोटा हाउस भी है, इसके बाद फिर दिल्ली में भी आपको पहुंचना है। हम यहाँ पर बहुत अच्छा काम करें, बहुत रिसर्च करें, बहुत अध्ययन करें, बहुत अच्छा बोलें, विकास के लिए काम करें, पॉजिटिविटी के साथ काम करें। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, यदि वह पॉजिटिविटी से काम करता है और एक बार उसकी छवि बन जाती है तो नीच चाह के भी संगठन को टिकट देना पड़ता है, क्योंकि उसकी छवि उसके क्षेत्र में बहुत अच्छी है। हम इतना काम करें, इतनी अच्छी तरीके से काम करें कि पार्टी की भी आवश्यक मजबूरी बन जाए। पार्टी के नेता ये चाहे कि यार इसका टिकट काटना है, पर उन्हें घबराहट हो इस बात की कि इनका टिकट काटने के बाद ऐसा नहीं हो कि हम इनकी सीट तो हारें, बाकी 2-4 और सीट लूज कर जाएं, इसको तो टिकट दो भाई। मैंने ऐसे जनप्रतिनिधि देखे हैं और इसलिए मित्रों, यह अवसर आपको मिला है और इसके माध्यम से आप कैसे जनता की सेवा कर सकते हैं, कैसे लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, कैसे दुनिया के अंदर जो भारत का नाम है एक मजबूत लोकतंत्र वाला देश, उसमें हम हमारी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। इस दिशा में सोचते रहिए, चलते रहिए, काम करते रहिए। ईश्वर आपको शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। आपके विचारों ने विषय को अत्यंत व्यवहारिक और अनुभवपूर्ण दृष्टिकोण से हमारे सामने रखा है। निश्चित ही आपका वक्तव्य हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।
अब इस कार्यक्रम के उस महत्वपूर्ण चरण में हम सब लोग पहुंच चुके हैं जब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश के उस ऊर्जावान नेतृत्व को जिनके मार्गदर्शन में प्रदेश विकास, सुशासन और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जिनकी कार्यशैली में परंपरा और प्रगति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, और वे अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से हम उनका यहां पे स्वागत करेंगे। युवा विधायक सम्मेलन के आज के इस बहुत गरिमापूर्ण और संसदीय परंपरा का तो ये अद्भुत आज उदाहरण है। माननीय मंच पर विराजमान हमारे दूरदर्शी और लंबे समय से अलग अलग सभी दायित्वों का निर्वहन कर चुके माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, समादरणीय राजस्थान विधानसभा के हमारे शिक्षा मंत्री, 5 बार के विधायक, कई दायित्वों का विद्यार्थी परिषद काल से निर्वहन करने वाले माननीय देवनानी जी, हम सबके बड़े भाई और लंबा संसदीय जीवन, महापौर, पार्षद और हमारे कई विभागों का सफलता के साथ संचालन करते स्थानीय शासन और अभी संसदीय कार्य मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, हमारे मित्र और अपनी कार्यशैली से काम के गंभीरता के आधार पर आदिवासी अंचल से निकल करके भी अपनी अच्छी पहचान बनाने वाले मेरे मित्र व नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी, इस अवसर पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हमारे सभी अधिकारीगण और प्यारे युवा विधायक बंधुओं, बहनों भी, भगिनी, मैं लोकतंत्र के साथ मध्य प्रदेश और देश का संदर्भ अगर देखता हूं तो हमारा ये आधुनिक समय का लोकतांत्रिक जो स्वरूप दिखाई देता, कई अर्थ में कभी कभी गलत फहमी में भी हम मान लेते कि यूरोपीय देशों से, पश्चिमी देशों से आजाद। मूलतः ये हमारा अपना नैसर्गिक गुण है और ये नैसर्गिक गुण युगों युगों से आज भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी परस्पर विविधता के बावजूद भी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, ये जो लक्षण दिखाई देता है, मत भिन्नता की भी हमारी पुरानी परंपरा है और ऐसा कोई देश नहीं है कि मत भिन्नता को भी विचारों की शक्ति से बार बार पूरे देश को परिवर्तित कर दे। ऐसे कई दौर के अंदर भारत ने अपने अतीत के काल को देखा होगा। एक समय आया 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के विचारों के कारण से पूरा देश एक अलग दौर में चला गया। दुनिया के अंदर आज भी बौद्ध देश की जो पहचान है वो हमारे विचारों की प्रवाह के कारण से ही थी। महात्मा बुद्ध ने वैसे तो भगवान विष्णु के अवतार उनको भी मान लिया, लेकिन 1400 साल पहले शंकराचार्य खड़े हुए, उन्होंने फिर विचारों की परंपरा से पूरे देश को बदल दिया। कहीं दूसरा कोई तरीका नहीं, लेकिन अपने विचारों के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर, शास्त्रार्थ के आधार पर, और शास्त्रार्थ में भी कितनी पवित्रता। पति पत्नी के साथ एक विद्वान पति से जब शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो शास्त्रार्थ में भी निर्णायक किसको बना रहे हैं? उनकी पत्नी विदुषी को, कि कोई बात नहीं, हम 2 ही शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन निर्णायक कौन बनेगा? जिससे विरोधी दल का जो जिससे शास्त्रार्थ कर रहे हैं उनकी पत्नी को निर्णायक बना रहे हैं, और वो भी निर्णय देने में कितनी पवित्रता का। तो ये उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है। ये अपने देश की विशेषता है कि यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर के कितनी गहराई से सोचा जाता है। और इसी परंपरा में विक्रमादित्य काल पे चले जाएंगे, राजा राम तक चले जाएंगे, भोज काल तक जाएंगे, हर काल, हर युग में, हर समय सवाई मानसिंह हमारे राजस्थान पे हम जाएंगे। और ये उनके लिए नहीं, महाराणा प्रताप से लेकर सभी लोगों ने अपने मूल्यों को लेकर के, देश की आवश्यकताओं को लेकर के, देश की काल परिस्थिति को लेकर के,
और इसीलिए जब अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र करके इतनी सारी रियासतों को फ्री कर दिया और ऐसा मान लिया था कि हमारे जाते ही, जैसे अफ्रीका और बाकी जगह उनने माना था भारत में ऐसा हो जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनके तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी, भले ही देश का बंटवारा भी कर दिया उनने, लेकिन हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ों की मजबूती थी कि आज हम अपने इस देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नाते से अपनी पहचान बना रहे हैं। आज विश्व की महाशक्तियों में हमारा स्थान है, लेकिन इस स्थान में हमारे लोकतंत्र की विशेषता कैसी है, दूसरे लोकतंत्र वाले भी हमसे सीख रहे हैं। ऐसे में युवा विधायकों को लेकर के माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और लंबी विरासत है, उस विरासत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए हमारी दोहरी जवाबदारी भी है। आप भाग्यशाली हैं कि आप कम उम्र में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसके आधार आप भी जानते हैं कि जनता के साथ हमारा संबंध कैसा बना रहे, जनता के बीच में बने रहने के लिए हमारे अपने कार्यक्षेत्र विधानसभा के दरमियान भी हमारी भूमिका है, जिले के अंदर भी हमारी भूमिका है, और वहाँ के आधार पर उन विषयों को लेकर के आप लगातार जनता के दिलों पे राज करते रहें, लेकिन विनम्रता को भी धारण करके रखें, वहाँ की अच्छाई को भी समझे, कमजोरी को भी समझे, अपनी जगह वहाँ भी बनाए और इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी सुशोभित करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे कई विषयों को लेकर मैं अपने उज्जैन से जब आता था तो उज्जैन के ऐसे कई विषयों को हमने खड़ा किया। आमतौर पे मेरे बड़े मित्र हैं जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, जब मैं उनसे विक्रमादित्य शोधपीठ की बात करता था, सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य का मंचन, जब हम विक्रम उत्सव भाई साहब और माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब को एक बार तो एक छोटे से प्लेन में, वो ट्रेनी प्लेन से आपको उज्जैन बुलवाया था, वो मुझे ध्यान में आता है, और संयोग ऐसा रहता है कि वो बड़ा चुनौती वाला रहता है, और कैलाश जी भाई साहब भी हमारे हर आयोजन में आते थे। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में होने के बावजूद भी हम अन्य गतिविधियों को क्यों प्रोत्साहित नहीं कर सकते, अच्छी बातों को क्यों खड़ा नहीं कर सकते? ऐसे एक नहीं, सभी प्रकार के क्षेत्रों में आप भी करते होगे, ऐसा नहीं कि मैं अनोखा कर रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में करते करते अपने भी आनंद के लिए और लंबे समय तक लोगों को सीखने के लिए भी क्या चीज अच्छी हो सकती है, कैसे उस पर आगे बढ़ सकते हैं, इन सारे कामों के बलबूते पर जैसे कहा कि अपना कार्यालय भी अच्छा होना चाहिए, अपनी खुद की भी, अपने अंदर की व्यवस्थाओं के साथ मनस्थिति भी इस काम में डूबने वाली होना चाहिए, अपनी व्यवस्थित प्लानिंग होना चाहिए, अध्ययन के लिए पर्याप्त समय रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं स्वाध्याय के लिए भी रोज समय रखता हूं और व्यायाम के लिए भी 2 घंटे रोज रखता हूं, दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये जो हमारे बीच में भले कितने व्यस्त हो जाए, अगर पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो होएगा क्या? तो अपने शरीर की भी चिंता करो, शरीर के साथ अपने सारे कामों की चिंता करो, बगैर कोई तनाव पाले। बड़ी से बड़े परेशानी आए तो शांति से उसका मार्ग निकालो कि इसका रास्ता कैसे निकलता है। हर परेशानी के बाद परेशानी तो होगी, लेकिन परेशानी से ज्यादा पोजीशन इस बात की, अपने लिए अपेक्षा इस बात की रहती है, आप उसके बाद में आपकी एक्शन क्या हो रही, आप उस गंभीरता के साथ उस पर आप किस तरह से उसका समाधान खोज रहे हैं, जो आपके लिए भी, समाज के लिए भी, परिस्थिति के लिए भी समयचीन होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये संसदीय जीवन के साथ जब आप अपन इस मुकाम पे आते हैं तो पक्ष में हो विपक्ष में, मुझे इस बात की मैं प्रतिपक्ष नेता के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को भी धन्यवाद दूंगा। जब विक्रमोत्सव का आयोजन कर रहा था तो विक्रमोत्सव हमारी सरकार में चालू हुआ, लेकिन सरकार बदल गई, कमलनाथ जी की सरकार थी। मैं उनके पास आया, उनसे भी बात की, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बिल्कुल आपको करना चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है। तो मेरे नेता प्रतिपक्ष और उस समय के हमारे शिवराज जी भाई साहब भी थे, और हम नेता प्रतिपक्ष नहीं थे शायद, अपने गोपाल भार्गव जी थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे कोई परेशानी नहीं। हम 2-3 जने गए थे मिलने, बात करने के लिए कि ये अच्छा आयोजन है, कोई दल से नहीं करते हैं। ऐसे सभी मामलों में लगातार हम अपने अपने क्षेत्र में जब हम काम करें, लेकिन ये बात भी सही है कि हमको अपने इस कामों के साथ करते करते लंबे समय तक अपने परिवार के लिए भी निजी रूप से जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद अगर हमारे परिवार के अंदर, घर के अंदर के बच्चों के ऊपर संस्कार गलत पड़ जाए, अगर उनकी धारा बदल जाए तो हमारा रहना बेकार है। इसलिए ये बैलेंस भी हमको करने की आवश्यकता है, और उतनी ही हमारी सारी चीज़ों में मर्यादा की आवश्यकता भी है।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं इस तरफ देखता हूँ तो आनंद भी आता है। लेकिन मेरे जीवन में तो और जोरदार मजा आया कि पहली बार तो टिकट मिली बड़ी मुश्किल से, और टिकट मिली तो लौटाना भी पड़ी। तो ऐसे में अपने अनुशासन के आधार पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी आपसे अपेक्षा करे तो पार्टी के साथ आप उस दौर में भी अपना कहीं ये सब चीजें होगी, हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपको बैलेंस रखना है। आप यही आपकी परीक्षा रहेगी जब आपके साथ कोई निर्णय मौके में। अब भगवान राम को इसीलिए तो राम राज्य के कारण से जाना जाता कि कहाँ उनको सिंहासन मिल रहा था और कहाँ वनवास मिल गया। लेकिन ये हमारे लिए भी तो सीखने समझने की बात है कि भगवान हमारे आदर्श इसीलिए कि हम आज के दौर में उनके अच्छी बातों को कैसे धारण करें, उन सारी बातों को कैसे सीखें। मैं लोकतंत्र के 2 उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि हम एक विक्रमादित्य का नाम जानते हैं। विक्रमादित्य के बाद उनने गणतंत्र की स्थापना की, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया। ये हमारे लिए उदाहरण है। इसी प्रकार से द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के काल में जिनने, वो तो सामर्थ्यशाली थे और पूरा नाती पोता भरा बड़ा परिवार था, लेकिन अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया उन्होंने। ये जो हमारे लोकतंत्र की ऐसे कई सारी चीजें हैं। हम बने हैं, अगर बच्चों में दम होगा, बच्चे समझेंगे तो बन जाएंगे। तो हमको जबरदस्ती लाला के बनाने से कई बार हमारी राजनीति भी खराब हो जाती। तो हमारी इन सारी बातों में नैसर्गिक रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती है। और आज के दौर में तो और समसामयिक है। हम सब समझते हैं इस दौर में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही, भारत को 2047 की तरफ बढ़ना है, अमृत काल की तरफ बढ़ना है। और ये बिल्कुल सही बात है कि 75 साल में अगल बगल के देशों में देखो तो अब लोकतंत्र बचा कहाँ है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहां भी आप देखोगे हो क्या रहा है। लेकिन ऐसे दुनिया के अंदर तक चले जाओ निकल करके, लेकिन अपने देश के अंदर ये विशेषता है कि पक्ष में हो विपक्ष में सरकारें ऐसी बदलती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना बड़ा देश है, लेकिन सरलता के साथ माननीय 14 के पहले सरकार की स्थिति, अटल जी की पहले सरकार, और अटल जी की सरकार तो मतलब उतने कम समय में 3 बार जिस प्रकार से बदली, एक वोट के कारण सरकार चली गई। इसलिए जो सच में अटल जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो उनने का ये बात सही है कि दल बनेंगे, दल बिगड़ेंगे, पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। इसी भाव के आधार पर मेरी आपको सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आपके विचारों ने इस सम्मेलन के उद्देश्य को एक नई स्पष्टता और ऊर्जा प्रदान की। निश्चित ही आपका मार्गदर्शन तीनों राज्यों के युवा विधायकों के लिए प्रेरणा और दिशा दोनों का कार्य करेगा। अब मैं आमंत्रित